देखो, कल हमने विश्व ज्योग्राफी का एक पार्ट पढ़ा था और वो क्या था बताइएगा? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के बाद निकिता अब भूकंप आएगा। और भूकंप क्या होता है, कैसे होता है, क्या कुछ उसका प्रभाव मानवीय जीवन पर पड़ता है। सबसे पहले आप लिखेंगे भूकंप। क्या रे? भूकंप। अब भूकंप में आपको ये तो लिखना नहीं कि भूकंप होता क्या है। पृथ्वी में कंपन होने लगता है, उस कंपन से मानवीय संरचनाएं ध्वस्त होती है, जैसे पुल है, रेल लाइन है, बिल्डिंगें हैं, मकान है। तो ये एक विनाशकारी प्रभाव भूकंप का ज़्यादा होगा। लेकिन काम की बात करें और सबसे पहले लिखो राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र कहाँ पे है? नई दिल्ली में है मेरे बच्चों। कौन सी दिल्ली में? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र बोलो कहाँ पे है? नई दिल्ली। उसके बाद में आप लिखेंगे सर्वाधिक भूकंपों वाला देश। सर्वाधिक भूकंपों वाला देश। भूकंपों वाला देश बोलो कौन सा है? जापान। इस जापान को भूकंपों का देश भी कहा जाता है। सर्वाधिक भूकंप जापान में आते हैं, इसी कारण भूकंपों का देश बोलो कौन सा देश? जापान। अब भूकंप का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? सीस्मोलॉजी। तो आप नाम लिखेंगे यहाँ पर सीस्मोलॉजी। और सीस्मोलॉजी क्या है? भूकंप का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा। भूकंप का अध्ययन। भूकंप का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा ही क्या कहलाती है बोलो? सीस्मोलॉजी। सीस्मोलॉजी क्या है? भूकंप का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा। ओके सभी का। उसके बाद में लिखोगे सीस्मोग्राफी यंत्र। सीस्मोग्राफी यंत्र। सीस्मोग्राफी यंत्र है ये भूकंपीय तरंगों को मापने वाला यंत्र। लिखो भूकंपीय तरंगों को मापने वाला यंत्र। मापने वाला यंत्र। भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र पर मापा जाता है? वो है सीस्मोलॉजी। समझ में आ रही है ना? भूकंपीय तरंगों को मापने वाला, दर्शाने वाला बात एक ही है। रिक्टर पैमाने पर भूकंपीय तरंगों को मापा जाता है। जिस तरह से स्पीडोमीटर है उसमें स्पीड मापी जाती है, लेकिन स्पीड फिर गणित की संख्या में 1, 2, 5, 10, 20, 100, 120 पे मापी जाती है ना। ऐसे ही स्पीडोमीटर तो क्या है? सीस्मोग्राफी यंत्र। अब इसके अंदर जो रिक्टर पैमाने पर मापी जाती हैं वो गणितीय संख्याओं का माप ही रिक्टर पैमाना कहलाता है। समझ गए ना? लिखो रिक्टर पैमाना। दर्शाने वाला, मापने वाला एक ही बात होती है। रिक्टर पैमाना। अब रिक्टर पैमाना क्या है? भूकंपीय तरंग रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। इस सीस्मोग्राफी यंत्र में कुछ गणित की संख्याएं लिखी हुई हैं 1 से लेके 12 तक। उसे रिक्टर पैमाना कहते हैं। जैसे स्पीडोमीटर में 0 से लेके 120, 150, 180 ऐसा लिखा हुआ होता है। तो ये रिक्टर पैमाना भूकंपीय तरंगों को मापने का पैमाना है। इससे मापा जाता है कि इतनी रिक्टर पैमाने का भूकंप आया। रिक्टर पैमाने के आगे लिखेंगे भूकंपीय
तरंगों को रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। सीस्मोग्राफी यंत्र के अंदर रिक्टर पैमाने का मान लिखा हुआ होता है 1 से 12 तक। लिखो, रिक्टर पैमाने का माप, रिक्टर पैमाने का माप 1 से 12 तक होता है। 1 से 12 तक होता है। 1 से 12 तक होता है। थोड़ा सा संशोधन बढ़ाकर ये अब 112। इसकी खोज 1935 ईस्वी में किसने की? चार्ल्स रिक्टर। 1935 ईस्वी में चार्ल्स रिक्टर ने किसकी खोज की थी? रिक्टर पैमाने की खोज की थी। ये एक स्पीड नापने जैसा यंत्र समझो आप, और इसमें एक सुई लगी हुई होती है। संख्या इसमें 0 से लेकर या 1 से लेकर कितने तक अंकित होंगी? 12 तक। 12 तक इसमें संख्याएं अंकित होंगी। अब जितने रिक्टर पैमाने का भूकंप होगा वो संख्या उतने ही पर जाकर रुके जाते हैं। जैसे ये 10 और ये 12। अब ये जैसे 2 तक सुई चली गई तो 2 रिक्टर पैमाने का भूकंप माना गया। अगर ये चली गई 6 प्लस पे, जैसे 6.2, 6.5, तो ये 6.2 रिक्टर पैमाने का भूकंप हो गया। अगर यही पहुंच गई 9.6 पर, तो ये 9.6 रिक्टर पैमाने का भूकंप बना। अब देखिएगा, सामान्य भूकंप जो नॉर्मल भूकंप होता है वो 2.0 रिक्टर से 3.0 रिक्टर का होता है। यहाँ तक रहेगा तो ये क्या है? सामान्य भूकंप की श्रेणी का भूकंप है। नॉर्मली कंपन होगा, कोई विनाश इसमें नहीं होता है। और यही रिक्टर पैमाना यदि पहुंच गया 6.2 तक तो वह क्या हो जाएगा? विनाशकारी भूकंप माना जाता है। अब इससे ऊपर जितना प्लस होता जाएगा लगभग उतना ही विनाश बढ़ता चला जाता है। ये 9 प्लस क्रॉस करते ही तो पर्वत तक को चीर कर रख देता है। इतना विनाशकारी ये भूकंप माना जाता है। तो आप लिखेंगे 2.0 से 3.0 रिक्टर पैमाने का भूकंप सामान्य भूकंप होता है। सामान्य भूकंप होता है तथा 6.2 रिक्टर पैमाने का भूकंप, पैमाने का भूकंप विनाशकारी होता है। क्या होता है? विनाशकारी होता है। तो 3 रिक्टर पैमाने तक यदि भूकंप आता है तो एक नॉर्मली भूकंप है, एक सामान्य भूकंप है। और इससे ऊपर यदि पैमाना बढ़ता है तो वो किस श्रेणी का भूकंप चला जाता है? विनाशकारी श्रेणी। एक बार देखिए, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र कहाँ पर है? नई दिल्ली में। सर्वाधिक भूकंपों वाला देश कौन सा देश है? जापान है, जिसे भूकंपों का देश भी विश्व में नाम मिला है। जापान के और भी सचिन काफ़ी सारे उपनाम हैं, तुम्हें याद होने चाहिए। बस 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 याद रखो, गीत गाना जरूरी नहीं। सीस्मोलॉजी क्या है? भूकंप का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा। मुझे पता है आप बहुत टैलेंट हो, हमें तुम्हारी टैलेंटता पर शक नहीं है संगम, लेकिन आवाज़ भी ना कर। सीस्मोग्राफी यंत्र क्या है? भूकंपीय तरंगों को मापने वाला यंत्र है। उसके बाद में रिक्टर पैमाना क्या है?
भूकंपीय तरंग रिक्टर पैमाने पर मापी जाती। उसके बाद में इस रिक्टर पैमाने की खोज किसने की है? चार्ल्स रिक्टर ने। और रिक्टर पैमाने में माप कितने तक होता है? 1 से 12। सामान्य भूकंप 2 से 3 रिक्टर का भूकंप है और विनाशकारी भूकंप कौन सा है? बोलो। 6.2 रिक्टर पैमाने का भूकंप विनाशकारी भूकंप आ जाता है। अब आप लिखो भूकंप केंद्र। भूकंप केंद्र क्या होता है? भूकंप केंद्र लिखो, धरातल के नीचे वह स्थान, धरातल के नीचे वह स्थान। कौन सा स्थान रे? धरातल के नीचे वह स्थान जहां सर्वप्रथम भूकंपीय तरंग उत्पन्न होती हैं। धरातल के नीचे वह स्थान जहां सर्वप्रथम भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, वो स्थान ही क्या कहलाता है? बोलो। भूकंप केंद्र। अब एक लिखो भूकंप अधिकेंद्र। भूकंप अधिकेंद्र। भूकंप अधिकेंद्र। भूकंप अधिकेंद्र के आगे लिखेंगे धरातल के ठीक ऊपर, धरातल के ऊपर वह स्थान। कौन सा स्थान? धरातल के ऊपर वह स्थान जो भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर है। भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर है। धरातल के नीचे वह स्थान जहां सर्वप्रथम भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, वो तो कहलाता है भूकंप केंद्र। अब भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर धरातल का बिंदु ही क्या कहलाता है? भूकंप अधिकेंद्र। लिखो, यदि भूकंप अधिकेंद्र, यदि भूकंप अधिकेंद्र महासागर पर हो, महासागर पर हो, यदि भूकंप अधिकेंद्र महासागर पर हो रेणु, तो सुनामी उत्पन्न होती है। सुनामी उत्पन्न होती है। आज तो रेणुका जीवड़ा ने शांति मिल रही। क्यों मिल रही है? या समझ रहा हो ना तुम? हाँ, समझगा। आगे लिखो, हर बात बताने की नहीं होती बेटे संगम, महसूस भी की जाती है। फीलिंग समझा करो, फीलिंग। आगे लिखो, भूकंप का सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव। भूकंप का सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव बोलो कहाँ होगा? भूकंप केंद्र पर होगा या अधिकेंद्र पर? अधिकेंद्र पर। भूकंप का सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप प्रभाव अधिकेंद्र पर होता है। अधिकेंद्र पर होता है। किस पर होता है? अधिकेंद्र पर। एक बात बताओ, सर्वप्रथम भूकंपीय तरंग धरातल पर कहां पहुंचेगी? भूकंप अधिकेंद्र पर ही पहुंचेगी। देखो, ये है धरातल, ये हमारी पृथ्वी है,
इस पृथ्वी में देखते हैं जैसे 2000 किलोमीटर नीचे या 3000 किलोमीटर नीचे गहराई में यहाँ पर भूकंपीय तरंग उत्पन्न हुई, तो पृथ्वी के अंदर जहाँ सर्वप्रथम भूकंपीय तरंग उत्पन्न होती हैं वही तो क्या है, भूकंप केंद्र है। ओके, अब भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री पर ये जो धरातल का स्थान होगा यही क्या है, भूकंप अधिकेंद्र है, भूकंप अधिकेंद्र है। अब यहां से भूकंप की तरंग उत्पन्न होकर चारों दिशाओं में बढ़ेंगी पृथ्वी पर, लेकिन सर्वप्रथम और तेज गति से ये कहां पहुंचेंगी, धरातल के सबसे नजदीक। और धरातल के सबसे नजदीक स्थान कौन सा होगा, भूकंप अधिकेंद्र। फैलेंगी ये चारों तरफ, लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी भूकंपीय तरंगों की गति कम होती जाएगी और ये समाप्त हो जाती हैं धरातल पर पहुंचने से पहले दूर स्थान पर। लेकिन सबसे नज़दीक तो आपको ये भूकंप अधिकेंद्र दिखा ना, तो यहाँ सबसे तेज गति से पहुँचेंगी और यही सबसे ज़्यादा विनाशकारी प्रभाव होगा। अगर भूकंप अधिकेंद्र महासागर के ऊपर हो, अब यहाँ 3000 किलोमीटर नीचे भूकंपीय तरंग उत्पन्न हुई। अब इस भूकंप केंद्र के ऊपर भूकंप को थोड़ी ना पता है कि तुम्हें स्थल मिलेगा धरातल पर या जलीय महासागर मिलेगा, क्योंकि महासागर भी धरातल है। महासागर के नीचे भी पृथ्वी के जैसा आपको स्थल पर दिखाई दे रहा है, चट्टानें, पठार, पर्वत, मिट्टी, ये सब कुछ है। महासागर पृथ्वी के गहरे गड्ढे ही तो हैं, और उसमें जल भर गया तो वो महासागर हो गए, अन्यथा धरातल ही है वो। आपके गांव का जोड़ है, उसके नीचे भी पानी सूखेगा तो वही मिट्टी, वही पत्थर, वही चट्टान जो अन्य धरातल पर हैं। तो महासागर भी स्थलीय भाग है, लेकिन वो गहरा है, जल भर गया। तो महासागर के नीचे भी क्या है, स्थल होने की वजह से भूकंप अधिकेंद्र महासागर के नीचे भी हो सकता है। और भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर यदि जल मिल गया, महासागर मिल गया, अधिकेंद्र महासागर में बन गया, तो सुनामी लहराएंगी। सुनामी का मतलब है अब यहाँ पर स्थल तो है नहीं जो कंपन करेगा, इमारतें गिरेंगी। यहाँ तो जल अत्यधिक ऊंचाई पर उठेगा, नीचे गिरेगा, भयंकर तूफान आएगा। 50 मीटर, 20 मीटर, 100 मीटर तक जल ऊपर उठकर तेज गति से आगे बढ़ेगा। एक तूफान सा आएगा, पहाड़ सा चल के आएगा, जल का स्थल में घुसेगा, और वो तेज गति से जल का पहाड़ जब स्थल में आएगा तो मानवीय संरचनाओं को ध्वस्त कर देता है, गिरा भी देगा तो पानी से भी भर देगा। डबल नुकसान होता है सुनामी से। तो महासागरीय जल की हलचल ही क्या है, सुनामी है, और सुनामी का कारण है भूकंप अधिकेंद्र महासागर हो। समझ गए, इससे रिलेटिव कोई क्वेश्चन आए। अब भूकंप का सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव भूकंप अधिकेंद्र पर होगा। कारण है ये भूकंप केंद्र के बहुत नज़दीक स्थान है, सबसे तेज गति से यहाँ भूकंपीय तरंगें पहुँचती। समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। फिर भी कोई दिक्कत है तो बता देना, नहीं है ना, ठीक है। तो अब देखो काम की बात करते हैं। भूकंपीय तरंग कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। किस भूकंपीय तरंग की क्या विशेषता है, कैसा क्वेश्चंस उस पर बनने की संभावना है, वो आप देखेंगे। और सबसे पहले लिखो, भूकंपीय तरंग 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। भूकंपीय तरंग 3 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। वैसे इनके कुछ ओब्लिक नाम भी हैं, लेकिन एग्जाम में जो मूल नाम पकड़ता है वो एक बार यहाँ लिख रहे हैं। और वो 3 तरंग ही कौन सी हैं, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। इन्हीं के कुछ उपनाम भी हो जाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन मूल रूप से एग्जाम की दृष्टि में इन्हीं तरंगों के ऊपर क्वेश्चन बनता है। कितनी तरंग है भूकंप की, 3। कौन कौन सी हैं, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। ये तीनों क्रम से लिखी हैं,
इनका क्रम भी तुम्हें याद रखना है। अब 1 नंबर की तरंग ही बोलो कौन सी है? पी तरंग है, प्राइमरी तरंग है ये। इसे प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक तरंग। उसके बाद ये अनुदैर्ध्य तरंग है। कैसी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग भी है ये। इसी तरंग के ये 3 नाम हो गए। तीनों नाम कौन कौन से हैं बोलो एक बार? पी तरंग, प्राथमिक तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। ओके बेटा। अब इस तरंग के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, इसकी विशेषता ही इसके क्वेश्चन है। और लिखना शुरू करो। यह सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाली तरंग है। यह सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाली तरंग है। तो बोलो सर्वप्रथम किस भूकंपीय तरंग की उत्पत्ति होती है? पी तरंग की। फिर लिखो यह सर्वप्रथम धरातल पर पहुंचती है। सर्वप्रथम धरातल पर पहुंचती है। सर्वप्रथम धरातल पर पहुंचने वाली तरंग ही कौन सी है चंदा चकोर? पी तरंग। लिखो यह ठोस व द्रव पदार्थों से गुजर सकती है। गुजर सकती है। यह ठोस व द्रव पदार्थों से गुजर सकती है। फिर लिखेंगे यह सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाली तरंग है। ऐसी भूकंपीय तरंग जो सबसे तेज गति से चलती है, बोलो कौन सी तरंग है? वो पी तरंग है। सबसे तेज गति से प्रवाहित होती है, चलती है, पी तरंग। लिखो लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो पी तरंग की गति औसतली कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटे। लिखो यह सबसे कम विनाशकारी तरंग है। सबसे कम विनाशकारी तरंग है। यह सबसे विनाशकारी तरंग है। अरे तेज गति से चलती है फिर भी विनाशकारी है। लिखो यह सबसे कम विनाशकारी तरंग है, अधिक नहीं। फिर लिखो यह आगे पीछे धक्का देते हुए चलती है। ये धक्का कैसे देगी? आगे पीछे। ठीक है सवाती। 2 नंबर की तरंग कौन सी है? पी तरंग। एस तरंग। एस तरंग है, ये धक्का ऊपर नीचे देती है। और जो लास्ट में बच रही है एल धरातलीय तरंग, ये आड़ा तिरछा धक्का देते हुए चलती है। योगेंद्र आड़ा तिरछा मारा था क्या? कहाँ आड़ा तिरछा धक्का? जब पता चल रहा एक बार बिलोई के रख दे इन्ने इन्ने, समझ रहा हो ना? इसी कारण वो धीरे चलते हुए भी सबसे विनाशकारी तरंग है। हो गई इतनी बात। एक बार और देख लो। यह सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाली तरंग है। यह सर्वप्रथम धरातल पर पहुंचती है।
यह पदार्थ की दो अवस्थाओं से गुजरती है, ठोस व द्रव। सर्वाधिक तेज गति से चलने वाली तरंग है 3 तरंगों में, लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। सबसे कम विनाशकारी है। यह आगे पीछे धक्का देते हुए चलने वाली तरंग है। कौन सी? पी तरंग, प्राथमिक तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। ऐसी किसी विशेषता पर क्वेश्चन पूछे तो उसका ऑप्शन क्या मिलना चाहिए आपको? बोलो, पी तरंग। ये ऐसा कोई विशेषता का क्वेश्चन हो तो क्या दिखे तुम्हें? पी तरंग दिखे। सचिन, वो ही दिखे बस। 2 नंबर की तरंग कौन सी है? बोलो, एस तरंग। एस तरंग को गौण तरंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गौण तरंग। इसे और क्या नाम मिलेगा? द्वितीय तरंग। इसे द्वितीय तरंग भी कहते हैं। इसे अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है। इसे अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है। एस तरंग, गौण तरंग, द्वितीय तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। इसकी क्या विशेषता है? लिखो। यह केवल ठोस पदार्थों से ही गुजरती है। पदार्थों से ही गुजरती। तो बताओ, ऐसी तरंग जो केवल पदार्थ की एक ही अवस्था से गुजर सकती हो आरती, वो कौन सी है? एस तरंग। और वो अवस्था कौन सी होगी? ठोस अवस्था। ठीक है, इतनी बात। लिखो गति। इसकी गति कितनी होगी? लगभग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। अर्थात पी तरंग से थोड़ा धीरे चलती है तो एल तरंग से थोड़ा तेज चलती है। इसकी गति लगभग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। लिखो, यह ऊपर नीचे धक्का देते हुए चलती है। यह ऊपर नीचे धक्का देते हुए चलने वाली तरंग है। कौन सी तरंग है ये खुशबू? इस तरह। बस इसकी यही विशेषता याद रखो। मूल क्वेश्चन इस पर यही है, ठोस पदार्थ से गुजरने वाली भूकंपीय तरंग बताओ कौन सी है? एस तरंग ऊपर नीचे धक्का देते हुए चलती है। अब लास्ट में एक तरंग आपकी बची है और वो तरंग बोलो कौन सी है? एल तरंग। कौन सी तरंग? एल तरंग। एल तरंग। एल तरंग के भी कुछ ओब्लिक नाम हैं। इसे द्रातलीय तरंग भी कहेंगे। द्रातलीय तरंग। इसे ही नाम मिला है लंबी तरंग। कैसी तरंग? लंबी तरंग। इसे ही नाम मिला है भूपृष्ठीय तरंग। कैसी तरंग? भूपृष्ठीय तरंग। अरे तेरे को ये नाम नहीं दिख रहा संगम? वो नाम तुझे बहुत दूर से दिखाई दे रहा है। तेरे भूपृष्ठीय तरंग याद नहीं, तेरे लंबी तरंग याद नहीं, धरातलीय तरंग याद नहीं, बस एक ही तरंग याद है, लव तरंग। कई बार हो गया, अब मिल गई शांति तने। लिख दिया हमने इसका उपनाम जो तू बता रहा है, लव तरंग। एल तरंग, धरातलीय तरंग, लंबी तरंग, भूपृष्ठीय तरंग और कौन सी तरंग? लव तरंग। लिखना शुरू करो।
1911 ईस्वी में ब्रिटिश भूगोलवेत्ता, लिखो 1911 ईस्वी में ब्रिटिश भूगोलवेत्ता AEH लव, AEH लव ने इनका विस्तृत अध्ययन किया। किसका? एल तरंग का। इनका विस्तृत अध्ययन किया। तो एल तरंग की विस्तृत जानकारी देने वाला भूगोलवेत्ता कौन बना? AEH लव, जो ब्रिटेन देश के थे और इन्हीं के नाम के ऊपर इनका नाम रख दिया लव तरंग। तो लव तरंग क्या नाम क्यों रखा ये समझ गए? अब सुनो, इसे द्रातलीय तरंग क्यों कहते हैं? भूपृष्ठीय तरंग क्यों कहते हैं? क्योंकि एल तरंग द्रातल के आसपास ही चलती है। ये सबसे बाद में उत्पन्न होने वाली तरंग है, सिर्फ द्रातल के आसपास ही चलेगी, तब इसका नाम भूपृष्ठीय और द्रातलीय तरंग है। लिखो, यह द्रातल के आसपास उत्पन्न होने वाली तरंग है या चलने वाली तरंग है। उत्पन्न होने वाली तरंग है। ठीक है, इतनी बात। आगे लिखेंगे, यह ठोस, द्रव, गैस तीनों ही अवस्था से गुजरती है। अवस्था से गुजरती हैं। तीनों ही अवस्था से गुजरती है। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं से गुजरती है। द्रातल के आसपास यह उत्पन्न होती है और चलती है। यह द्रव जल से भी चल सकती है। इसी कारण भूकंप का अधिक केंद्र महासागर भी हो सकता है, क्योंकि यह जल में खत्म नहीं होगी। महासागर यदि मिल जाएगा द्रातल के आस ऊपर तो सुनामी लाकर छोड़ देगी ये तरंग। आगे लिखो, गति। गति में लिखेंगे लगभग 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड, अर्थात सबसे धीरे गति से चलने वाली तरंग। लिख सकते हो, सबसे धीरे गति से चलने वाली तरंग। अरे सवाती झीरी है ना, ये लाइट बंद कर दो, बड़ा चमचमा रहा हो थमी तो चेहरा थारो। अरे इससे पहले ठीक था, अब तो हमारे आँखों पर चुंदा सा पड़ रहा है। बचाओ ओजोन परत को, बचाओ ओजोन परत को। इतना ये कॉस्मेटिक सौंदर्य प्रसाधन देख योगेंद्र का यहाँ, तू तो टमटमा रहे हो, हाथ चमचमा रहे हो कोने, और इधर वाले पार्टीशन में तो देखने की हिम्मत ही नहीं है, इतना पड़का पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन करेंगे सहन। लिखो आगे, यह आड़ा तिरछा धक्का देते हुए चलती है। यह आड़ा तिरछा धक्का देते हुए चलती है। आड़ा तिरछा धक्का देते हुए चलने वाली तरंग बोलो कौन सी है? एल तरंग। इसी कारण सर्वाधिक विनाशकारी तरंग है। लिखो, यह सर्वाधिक विनाशकारी तरंग है।
सबसे धीरे चलती है, फिर भी विनाशकारी। विनाश का कारण क्या है? आड़ा तिरछा धक्के देते हुए चलना। ये टोटल विशेषता एग्जाम लाइक आपकी एल तरंग की थी। एल तरंग द्रातलीय तरंग कहलाती है, लंबी तरंग है, भूपृष्ठीय तरंग है और लव तरंग है। द्रातलीय तरंग का विस्तृत अध्ययन 1911 ईस्वी में ब्रिटिश भूगोलवेता AEH लव ने किया और उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया, बोलो क्या? लव तरंग। यह द्रातल के आसपास विकसित होने वाली, उत्पन्न होने वाली या चलने वाली तरंग है। यह पदार्थ की तीनों ही अवस्था से गुजरती है, ठोस, द्रव्य, गैस। लेकिन केवल ठोस से गुजरने वाली कौन सी है? ठोस। और द्रव्य से गुजरने वाली कौन सी है? पी तरंग। बताओ, भूकंप की तीनों तरंग किस पदार्थ से गुजर सकती हैं? ठोस से। समझ में आई बात? अरे ठोस से तीनों गुजर रही हैं कि नहीं? बताओ, ठोस और द्रव्य से गुजरने वाली तरंग कितनी है? दो। कौन कौन सी? पी तरंग और एल तरंग। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तुम हर तरह से तैयार रहो खुशबू, हर तरह से। हो गई इतनी बात। ये आड़ा तिरछा धक्का देते हुए चलती है, इसी कारण सर्वाधिक विनाशकारी तरंग। भूकंपीय तरंगों की यह विशेषता पूरी हो चुकी है। अब लिखो आगे, मोहरोवोसिक असंबद्धता। क्या है मोहरोवोसिक असंबद्धता? मोहरोवोसिक असंबद्धता लिखो, नोट लगाकर लिखेंगे। मोहरोवोसिक, मोहरोवोसिक असंबद्धता, मोहरोवोसिक असंबद्धता लिखो। भूपर्पटी, ये मोहरोवोसिक असंबद्धता होती क्या है वो लिखो। भूपर्पटी या क्रस्ट की नीचे की परतों में, नीचे की परतों में व आवरण मेटल, आवरण या मेटल की ऊपर की परतों में, मेटल की ऊपर की परतों में आकर भूकंपीय तरंग, आकर भूकंपीय तरंग P व S की गति में, भूकंपीय तरंग P व S की गति में अचानक से वृद्धि हो जाती है। अचानक से वृद्धि होती है, उसे मोहरोवोसिक असंबद्धता कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? मोहरोवोसिक असंबद्धता कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई यार बच्चे को? हमने पृथ्वी की कितनी आंतरिक संरचनाएं पढ़ी थी? 3। धरातल के साथ लगी हुई पृथ्वी की प्रथम परत ही कौन सी थी? इस गेंद रूपी पृथ्वी के अंदर की बात है। और ये जो परत बन रही है गहराई में जाने पर, इस परत का नाम ही क्या रखा है? भूपर्पटी। और भूपर्पटी को ही हम क्या कहते हैं? क्रस्ट। ये लगभग यहाँ से यहाँ तक औसत गहराई कितनी मानी थी? 100 किलोमीटर। भूपर्पटी या क्रस्ट की औसत गहराई कितनी मानी है?
100 किलोमीटर। यहाँ पर लगभग 100 किलोमीटर के बाद प्रथम परत भूपर्पटीय क्रस्ट खत्म हो जाती है। उसके बाद दूसरी परत कौन सी शुरू होती है जो ये बीच में बच गई? यही परत कौन सी थी? आवरण। आवरण की औसत गहराई लगभग कितनी मानी गई है? आवरण को ही मेटल नाम दे दिया। ये पृथ्वी की आंतरिक गहराई में 3 परतों में दूसरी परत है। इसकी औसत गहराई आपने कितनी मानी? 2900 किलोमीटर लगभग में है ये, फिर भी थोड़ा बहुत भूगोलवेताओं में अंतर जरूर आ जाता है। अब ये पृथ्वी की गेंद रूपी पृथ्वी के अंदर का केंद्रीय भाग बच गया। यही परत, तीसरी परत कौन सी थी? केंद्रीय भाग, जिसे कोर, करोड और निफे नाम मिला था। ये भाग आज संभवतः द्रव अवस्था में है या गैसीय अवस्था में। इतनी गहराई में जाने पर सब कुछ पिघल गया या पिघलकर वाफ में बदल गया, क्योंकि इतनी गहराई में जाने पर 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है कि नहीं, इसकी वजह से। अब जैसे ही 2 भूकंपीय तरंग, कौन कौन सी? P व S, भूपर्पटीय क्रस्ट की नीचे की परतों में, ये क्रस्ट की नीचे की परत है, मानेंगे कि नहीं? लगभग हम ये भूपर्पटीय या क्रस्ट की नीचे की परतों में, और मेटल या आवरण की ऊपर की परतों में, जहां भूपर्पटीय और आवरण आपस में संपर्क कर रही हैं, मिल रही हैं वहां। यह आवरण का नीचे का ऊपर का भाग हो गया, और यहां आकर भूकंपीय तरंग इस जॉइंट सीमा में P व S की गति में यकायक बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। पहले वो धीरे धीरे चल के आते हैं और यहाँ धरातल के पास आते ही यकायक उनकी गति बढ़ जाती है। एक असंबंध स्थापित होता है, धीरे से अचानक तेज। धीरे धीरे अगर वृद्धि हो तो कोई दिक्कत नहीं, अचानक से होती है। इसकी खोज 1909 ईस्वी में भूगोलवेता मोहोरोवोसिक ने की थी और इसी को नाम दे दिया मोहोरोवोसिक असंबद्धता। ठीक है बच्चों, आपका भूकंप हुआ पूरा। ओके, आज इतना ही।